what is normal distribution? So normal distribution is the one which is normally seen, normally experienced. तो हम लोग समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है थ्रू हिस्टोग्राम, जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम के दौरान हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आने के पहले फिर दोबारा और एक बार बात करते हैं कि एवरेज क्या है या तो मीन किसको कहते हैं. आपको याद भी होगा कि हम लोग एक मीन मोड मीडियन के ऊपर एक फिल्म देखा था. तो आप कह सकते हो कि ये it is the center point. Actually it is something like the mean is something like a center of gravity. ठीक है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब आपका डेटा का जो वेटेज है वो पॉइंट या तो द मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी द वेट ऑफ इन टोटलिटी. ठीक है. तो मानिए कि आपके पास 20 वैल्यू है और 20 वैल्यू जो है डायमीटर का और आपका एवरेज दिया गया है 5. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज टोटल वैल्यू, टोटलिटी ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन आपका हो गया 100. 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 100. तो अगर आपको किसी ने बोला कि इसका एवरेज क्या है तो आप ऐड करोगे एंड देन डिवाइडेड बाय 20, सो यू आर गेटिंग 5. दैट मीन्स टू से एज इफ 20 वैल्यू नहीं है, सारे 20 वैल्यू 5 ही है. तो मतलब हम लोग मीन के दौरान एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वेट हम लोग डिटरमिन करते हैं और वो वेट होता है सारे नंबर का. मतलब उसमें अगर आप मीन यूज करो तो अगर सारे डेटा मीन वैल्यू में है तो आपका वेरिएशन क्या हो गया? 0. ठीक है. तो मीन का काफी यूटिलिटी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, जो हम लोग समझेंगे. तो पॉपुलेशन मीन हम लोग नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू एक्स बार. आप कंट्रोल चार्ट में देखोगे इसको हम एक्स डबल बार भी कहते हैं. दोनों एक ही है. वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे एवरेज ऑफ द एवरेज विल बिकम द सेम एक्चुअली. सो मीन इज रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल वैल्यू इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज रफली सिमेट्रिक. तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपका जो पैटर्न है वैल्यूज का हिस्टोग्राम में वो अगर सिमेट्रिक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, तो आप देखोगे टिपिकल जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो है मीन. मतलब किसी ने आपको बोला कि मेरे पास 1000 डेटा है तो इसको मैं नहीं दिखाना चाहता हूं, आप मुझे सिंपली एक नंबर से बताओ कि आपका 1000 डेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. You can choose mean or mode or median or all the three actually. ठीक है. तो एक्सेल कॉमन में हम लोग नॉर्मली एवरेज एंड द डेटा सेट लेते हैं. मीडियन क्या है? मीडियन ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन टू यू एंड द फिल्म ऑल्सो वाज शोन. तो मीडियन में हम लोग द मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा आर ऑर्डर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. जैसे आपके पास अगर 5 डेटा है, आप उसको अरेंज करो पहले स्मॉल से हाईएस्ट तक, और बीच वाला पॉइंट 5 अगर डेटा है तो आपका बीच वाला पॉइंट रहेगा 3. तो नंबर 3 डेटा जो भी वैल्यू है वो आपका मीडियन वैल्यू रहेगा. तो मीडियन वैल्यू बहुत काम का होता है अनलाइक मीन वैल्यू. जैसे एक कंट्री का, भारत का वेल्थ कितना है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, तो हम लोग नॉर्मली एवरेज लेते हैं. लेकिन पर कैपिटा इनकम बेटर रहेगा अगर आप मीडियन लो, क्योंकि मीडियन वैल्यू के नीचे 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर फॉलिंग और मीडियन वैल्यू के ऊपर 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर फॉलिंग. तो मीडियन इज द राइट काइंड ऑफ इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज रियल वेल्थ. अदरवाइज जो टॉप 10% या तो 5% है वो पूरा जो वेल्थ का एवरेज वैल्यू को पुल करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. तो दैट मे नॉट बी रियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. तो काफी एग्जाम्पल है जहां पर मीडियन इज मच बेटर देन मीन एज ए सैंपल स्टैटिस्टिक. सो तो इसीलिए अगर आपका नंबर ऑफ डेटा कम है तो इवन नंबर से मीडियन बेटर इंडिकेट करता है. अगर नंबर ऑड नंबर से इंडिकेट करता है बेटर, क्योंकि बीच वाला एक पॉइंट मिलता है. अगर आपका टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट अगर आपका इवन नंबर है, बीच वाला 2 नंबर लिया जाता है, उसका एवरेज हम लोग कहते हैं मीडियन वैल्यू. तो आई थिंक दीज आर ओनली रिपीटेशन. लेट मी कम टू नाउ व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आपके सामने दो आदमी का फोटोग्राफ है, एक है गॉस का और एक है गैल्टन का। तो आप देख सकते हो कि गॉस एक्चुअली लिव्ड बिफोर गैल्टन। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इनका जनक माना जाता है गॉस, कार्ल फ्राइडराइक गाउस को। तो गाउस का जो कहना था कि कंटिन्यूअस वेरिएबल अगर वो नॉर्मल एनवायरनमेंट से लिया जाता है, दैट टेंड टू फॉर्म ए कर्व लाइक ए बेल शेप्ड कर्व, और उसका उन्होंने स्टैटिस्टिकली एक डेंसिटी फंक्शन, एक फॉर्मूला भी निकाला था, जिसके दौरान हम प्रोबेबिलिटी को आज के दिन में एक टेबल को रीड करके या तो कैलकुलेटर या तो लैपटॉप में डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट उनका पीछे जो जितना कैलकुलेशन किया गया था, दैट contribution actually you can say that it was because of this gentleman. So what is normal distribution? Many physical phenomena are characterized by normal variable, normally distributed variable. तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल क्या होता है? क्योंकि आप कहोगे कि हिस्टोग्राम प्लॉट करके तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल तो बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल कहाँ छुपा हुआ रहता है? तो इंजीनियरिंग एग्जाम्पल इंक्लूड वेरिएशन ऑफ इन सच केसेस एज डायमेंशन ऑफ पार्ट। जैसे मैंने आपको बोला था जब मैं बात कर रहा था कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में, तो मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस वेरिएबल में किसी भी दो डेटा ले लीजिए, उसके बीच में और एक पॉइंट हो सकता है। मतलब माने कि आप जैसे पीटी उषा जब 4th पोजीशन में आए थे और ओलंपिक में, तब उनका जो 4th और 3rd के बीच में आई गेस इट वाज 100th और 1000th ऑफ सेकंड गैप था। तो इवन अगर आपका मेजरमेंट सिस्टम बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, तो शायद आप 10,000 1 millionth ऑफ सेकंड भी आप मेजर कर सकते हो। मतलब आज के दिन में कंटिन्यूअस डेटा हमारे आउट ऑफ रीच है ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मेजरमेंट इज नॉट अवेलेबल। अगर टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरमेंट बिकम्स अवेलेबल, एनी डेटा शुड बी अवेलेबल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली हम लोग बात करते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो डायमेंशन ऑफ पार्ट, जिसको हम माइक्रोमीटर या तो वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, डायल इंडिकेटर से मेजर करते हैं, तो दीज आर ऑल कंटिन्यूअस वेरिएबल। किसका डायमीटर? जो पार्ट मशीन से बन रहा है, या तो हार्डनेस जो हम मेजर कर रहे हैं, जो इंडेंटेशन लेके फिर हम लोग जिसका हार्डनेस हम लोग निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स जो होता है, पावर आउटपुट ऑफ टर्बाइंस जो होता है, तो जहां भी डेटा मेजरमेंट कैन बी कंटिन्यूअस एंड इट इज बिहेविंग, द प्रोसेस इज बिहेविंग इन ए नॉर्मल वे, तो आप कह सकते हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसका नेचर क्या है? आप समझ रहे हो कि ये जो बात हम कह रहे हैं ये सब थियोरेटिकल है, लेकिन ये सब है फाउंडेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कि कंट्रोल चार्ट कहां से आता है, कैसे आता है। तो थोड़ा सा बेसिक आपको समझना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। इवन इफ यू यूज इट, यू विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट। तो इसका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक। एक है बेल शेप का। बेल शेप क्यों कहते हैं? आप किसी भी मंदिर में जाओ तो जो घंटा है उधर, उसका जो शेप है, प्रोफाइल है, वो इस प्रकार होता है। तो ये प्रोफाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलता है। चर्च में भी जो घंटा है वो भी इस प्रकार का होता है। तो नॉर्मली आई एम सेइंग, तो एवरीथिंग इज नॉर्मली बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बेल शेप्ड कर्व। एंड देन इट इज अगेन नॉर्मली it's unimodal. Unimodal मतलब the point where the maximum observation is noticed. ये बाइमोडल नहीं है, ये नॉर्मली यूनिमोडल है। यूनिमोडल मतलब है जिसका मोड एक ही होता है। और एक है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्कोर्स अबव द मीन। मतलब इधर आप एक मिरर रख दो, अब मिरर का राइट साइड में जितना डेटा है, लेफ्ट साइड में उतना ही डेटा है, मतलब वो मर्ज कर जाएगा राइट और लेफ्ट। ठीक है। It is customary to describe a normal distribution of the population data set by capital N mu sigma square. जैसे मैंने बोला था कि ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब रिप्रेजेंटेशन है
उसीलिए ऐसे लिखा गया n mu sigma square। n मतलब नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ टू पैरामीटर, एक पैरामीटर है पॉपुलेशन मीन और एक पैरामीटर है वेरिएंस जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ सैंपल, जिसमें म्यू के जगह में आ जाएगा एक्स बार एवरेज और सिग्मा स्क्वायर के जगह में आ जाएगा स्मॉल एस स्क्वायर। तो जैसे मैंने बोला कि सिग्मा स्क्वायर या तो स्मॉल एस स्क्वायर वो आपका यूज में नहीं आएगा, हम लोग जब कंट्रोल चार्ट वगैरह करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को ही मेजर में लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देते हैं इधर। मानिए कि मैं डेटा कलेक्ट किया 1000 हाइट्स ऑफ एडल्ट मेन ऑफ, लेट अस टॉक अबाउट महाराष्ट्र इन ए पर्टिकुलर एरिया जहां पर ज्यादा मतलब लोकल लोग ही ज्यादा रहते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हाइट ऑफ महाराष्ट्र किसी पर्टिकुलर एरिया जो इंटीरियर एरिया है जहां पर ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो उधर ओरिजिनल लोगों का हाइट क्या है। तो सपोज वी हैव 1000 मेजरमेंट ऑफ वुमेन एंड 1000 मेजरमेंट ऑफ मेन। तो इसमें हमें म्यू मिला। तो म्यू जब आप यूज कर रहे हो उसका मतलब सारे मेजरमेंट मैंने लिया। ओके, तो अगर लिया तो 63.6 इंचेस मानिए कि एवरेज हाइट निकला, और उसके बीच में जो वेरिएशन है वो हम मेजर कर रहे हैं बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज कैलकुलेटर से आया 2.5, मतलब वुमेन का जो हाइट है वो है 63.6 इंचेस, और उनके बीच में 1000 वुमेन के बीच में जो वेरिएशन है वो है 2.5 इंचेस, और मेन का जो स्टैंडर्ड हाइट है वो है 69 इंचेस, और उनके बीच में जो वेरिएशन है वो है 2.8। तो अगर आप प्लॉट करोगे यूजिंग ए हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम का ऊपर का जो प्रोफाइल है सिर्फ उसको ही लिया गया है इधर, तो यू आर गेटिंग ए प्रोफाइल फॉर वुमेन लाइक दिस एंड फॉर मेन लाइक दिस। और हम लोग इसका जो मिड वैल्यू है इधर लिख रहे हैं, फॉर वुमेन इज 63.6 इंच और मेन का जो है 69। यानी ये दोनों का जो एवरेज है इसके बीच में करीब 5-5.5 इंच का फर्क है। और क्या पता चल रहा है कि मेन के बीच में वेरिएशन ज्यादा है, वुमेन के बीच में वेरिएशन कम है। तो उसीलिए मेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी फैला हुआ है, और वुमेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट है वो उतना फैला हुआ नहीं है। तो मानिए कि इसके जगह में अगर हम 2 सप्लायर का लेते तो आपको आराम से कंक्लूड कर सकते थे आप कि सप्लायर अगर ये इसको हम कहते हैं W और सप्लायर इसको हम कहते हैं M, और अगर सप्लायर W का एवरेज अगर आपका मीन वैल्यू के नजदीक होता तो यू वुड हैव सेड दैट सप्लायर W इज सुपीरियर देन सप्लायर M। तो ये हम लोग बात किए थे तब जब हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, इवन हिस्टोग्राम के ऊपर बात कर रहे थे। सो द सेम डिस्कशन हैज कम बैक नाउ इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर देखिए हम और एक एग्जांपल ले रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। टिपिकल नॉर्मल का डिफरेंट सिग्मा बट द सेम एवरेज वैल्यू। इधर हम क्या कर रहे थे, लास्ट एग्जांपल में हम लोग क्या किया, लास्ट एग्जांपल में हम लोग एवरेज भी अलग था और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी उसका वेरिएशन जो है वो भी अलग था। ये एग्जांपल में क्या है, सबके सब एवरेज सेम है, सिर्फ हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं विथ मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज सिग्मा अगर अलग होता है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है। अब देखोगे जैसे जैसे आपका सिग्मा का वैल्यू बढ़ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन उतना फैल रहा है, यानी कि जो बेस ऑफ द बेल शेप्ड कर्व इज गेटिंग मोर एंड मोर स्प्रेड। यानी कि आपका जो प्रोसेस है, ये अगर प्रोसेस को दर्शाता है तो आपका जो प्रोसेस है वो काफी वेरिएशन ज्यादा होगा। अगर आपका सिग्मा वैल्यू ज्यादा होता है उसका मतलब उसका वेरिएशन ज्यादा होता है, यानी आपका प्रोसेस अभी भी स्टैंडर्डाइज ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर सिग्मा 0.5 को लो तो उसका मतलब यह है ये जो प्रोसेस है इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, उसका एसओपी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, और उसके पीछे का जो फैक्टर्स है उसको कंट्रोल भी हम लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं।
So that is the difference, and that is the advantage of plotting a normal distribution for actual practical application in industry. So प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बोला था, बेल शेप्ड कर्व, यूनिमोडल, और इधर मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट में आता है, सिमेट्रिक। एक बात लोग समझते नहीं है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मतलब प्रोफाइल है, इसका जो कार्व लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ मीट नहीं करता है। दिस गोज इन्फिनिट टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, एंड ये साइड में भी ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं असाइन्ड टू डी। ये अगेन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, क्योंकि लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप ये लाइन को मीट कर देते हो एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका मतलब इसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। लेकिन नो, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पॉइंट बियॉन्ड व्हाट एवर वैल्यू यू से थियोरेटिकल। ठीक है, तो इन ए नॉर्मल कार्व the lines do not meet the x-axis, it gets extended to plus infinity and minus infinity। याद रखिएगा ये पॉइंट। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। Those who are more statistically oriented, they can look into it. If you have any question, you can ask me। तो हम लोग कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नतीजा पे आए हैं? तो मानिए कि हमारे पास कुछ हार्डनेस का डेटा है, हम लोग कुछ 200 सैंपल लिया है फ्रॉम द सेम सेटअप, फ्रॉम द सेम फर्नेस, मेड इन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, एंड देन हम लोग, जैसे हम लोग कवर किए थे कि हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है, वो दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड अंडर 7 QC टूल्स। तो उसको यूज करके नंबर ऑफ इंटरवल हम लोग डिटरमिन किया। हम लोग क्लास इंटरवल को इधर एक्स एक्सिस में दिया, हम लोग वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी दिया, और हम लोग ग्राफ प्लॉट करके इस टाइप ऑफ हिस्टोग्राम प्लॉट करके मिला है हम। ठीक है, यू अंडरस्टूड? हार्डनेस वैल्यूज हैव बीन प्लॉटेड एंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स फॉर 200 वैल्यूज comes out like this, and this is the histogram shape that we are getting. You can see that it is almost representing a normal distribution or a bell-shaped curve. Now, if I tell you that I now keep on increasing the sample size from n equal to 200 to n equal to 1000 to n equal to 2000 to n equal to 5000, तो क्या होगा? हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि हम लोग जो आपको टेंटेटिव फॉर्मूला दिया था, याद है, वो √n था। तो उस क्लास इंटरवल उतना ही बढ़ जाएगा। और अगर आप उसको इतना बढ़ाओ कि इट ऑलमोस्ट गोज टू ह्यूज नंबर, तो आप देखोगे वो बेसिक प्रोसेस अगर नॉर्मल है, उसका कंट्रोल अच्छा है, एंड द डेटा आर कमिंग फ्रॉम द सेम प्रोसेस, इट विल लीड टू ए बेल शेप्ड कर्व। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो दिखाए थे गॉसियन केम आउट विद द फॉर्मूला फॉर प्लॉटिंग दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। तो दैट इज हाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या तो बेल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन उधर से ही आया है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो नाउ लेट अस कम टू इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंड ये कैसे होता है। तो मानिए कि मैं एक साइज जो है डायमीटर, हम लोग एक कन्वेंशनल मिलिंग मशीन से, या तो हम लोग एक CNC या तो VMC से डेटा ले रहे हैं, हमें एक डेटा मिला, तो उसका साइज मैंने हिस्टोग्राम में प्लॉट किया। सपोज वो इधर आता है लेफ्ट साइड को, एवरेज से थोड़ा लेफ्ट साइड में आया। लेट मी कलेक्ट वन मोर सैंपल, मानी के एट रैंडम वो आया राइट साइड। लेट अस कलेक्ट मोर सैंपल, मानी कुछ राइट पे आया, कुछ लेफ्ट पे आया। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट हाउ द हिस्टोग्राम एक्चुअली हैपेंस, व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और भी सैंपल लिया, तो आर यू एबल टू सी नाउ दैट how the data is now getting distributed if the process is fairly stable, under control, and the standard operating procedure is fairly made well, and the variables or factors are properly controlled, you get a normal distribution of the size. Or under this kind of situation, you can make lot of conclusions, lot of predictions. You can predict in advance. अगर आपके प्रोसेस में
कुछ बाहर वाला हिस्सा आ गया और प्रोसेस को गड़बड़ कर रहा है, प्रोसेस में प्रॉब्लम कर रहा है। तो दैट एक्चुअली इफ यू गेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके ये नतीजा पे पहुंच सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस में आप एवरेज और सिग्मा आपको पता है, तो अगर एवरेज मानिए कि हम लोग नॉर्मलाइज करके एवरेज को 0 कर दिया, तो आप देखोगे अबाउट 68% ऑफ द डेटा will fall between the average plus or minus 1 sigma, that is 1 standard deviation. अगर मेरा एवरेज है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1, यानी कि 10 प्लस 1 11, 10 माइनस 1 यानी 9, तो 9 और 11 के बीच में हमारा मानी कि 200 डेटा मैंने कलेक्ट किया था, हमारा 68% डेटा, यानी 200 में से 68% कितना होता है? इट इज कमिंग टू 136. 136 डेटा हिस्टोग्राम का will be falling between 9 and 11, between -1 sigma and +1 sigma. And same way, between +2 sigma and -2 sigma from the average, यानी in our case 10 ± 2 कितना होता है? 12 से 8 के बीच में कितना डेटा आएगा? 95% ऑफ द डेटा, यानी 10 डेटा छोड़ के बाकी 190 डेटा will be falling between them. And between plus and minus 3 sigma कितना डेटा आएगा? 99.73% of the data will fall between plus and minus 3 sigma, यानी कि 10,000 में से करीबन 27 पॉइंट बाहर जाएगा, इस साइड और इस साइड, मतलब करीबन 13 से 14.3 सिग्मा लिमिट के ऊपर जाएगा, 13 से 14.3 सिग्मा लिमिट -3 सिग्मा लिमिट के लेफ्ट साइड जाएगा। ऐसे करते करते आप अगर 6 सिग्मा तक प्लॉट करो, इधर तो हमने सिर्फ 3 सिग्मा तक प्लॉट किया, 6 सिग्मा तक प्लॉट करो, तो द नंबर ऑफ सच डेटा व्हिच विल बी आउटसाइड द 6 सिग्मा लिमिट्स विल बी 1 in multiple millions, जिसको हम एडजस्ट करके कहते हैं 3.4 पार्ट्स पर मिलियन, उससे काफी कम होता है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज द एम्पिरिकल रूल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैलकुलेशन है, और उसके पीछे वाला जो शेप, सिमेट्री, और जो हम लोग बात किए थे कि मीन, मोड, मीडियन एक ही पॉइंट में है, ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, और हम लोग ये भी बोला कि कंटिन्यूअस वेरिएबल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है, और उसको यूज करके हम लोग कंट्रोल चार्ट में काफी सारे एप्लीकेशन कर सकते हैं और काफी सारे प्रेडिक्शन कर सकते हैं बिफोर द प्रॉब्लम एक्चुअली हैपेंस। सो दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स a solid basis to develop a prevention based control chart.